students, so we are back with a new chapter of science. ठीक है, the name of the chapter is gravitation. बहुत दिनों से साइंस का कोई चैप्टर नहीं किया, तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, ग्रेविटेशन. करेक्ट. अगर तुमसे पूछा जाए सर व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो सब कोई बोले सर यही तो हम लोग जो पृथ्वी पर खड़े हैं, दिस इज ग्रेविटेशन. मींस द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. हो गया बात खत्म? गलत, रॉन्ग. सिर्फ अर्थ क्यों, इस दुनिया का हर एक पार्टिकल अगर उसमें मास है, इफ अ बॉडी कंटेन्स मास इट विल हैव ग्रेविटेशन. ठीक है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये न्यूटन ने बोल के गया. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये. हर एक बॉडी जिसमें मास है वो दूसरे बॉडी जिसके पास मास है उसको अट्रैक्ट करेगा. तो मैटर का तो डेफिनेशन ये है कि इट हैज मास एंड इट ऑक्युपाई स्पेस. तो दुनिया का हर एक मैटर एक दूसरे मैटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. दिस लॉ इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. मींस आई एम अट्रैक्टिंग दिस बोर्ड, आई एम अट्रैक्टिंग दिस फैन, आई एम अट्रैक्टिंग दिस चेयर. मींस हमारे साथ भी अट्रैक्शन हो रहा है सबके साथ. तो सर ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई आई एम नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द बोर्ड, व्हाई आई एम नॉट अट्रैक्टिंग, आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द चेयर्स, और व्हाई आई एम नॉट अट्रैक्टिव बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द वॉल्स. हम तो जैसे के तैसे खड़े हैं. द रीजन इज दैट द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड माई बॉडी इज सो हाई, क्योंकि अर्थ का मास देखो कितना बड़ा है. अर्थ के साथ जो मेरा अट्रैक्शन है इतना बड़ा है कि मेरा अट्रैक्शन दूसरे बॉडी के साथ हमको फील ही नहीं हो पा रहा. द ओनली अट्रैक्शन दैट आई कैन फील इज द अट्रैक्शन बिटवीन माई बॉडी एंड द अर्थ. खाली वही हमको अभी पता चल रहा है, वही हम फील कर पा रहे हैं. बाकी कोई भी ग्रेविटेशन या कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स हमको पता नहीं चल पा रहा. सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और एज आई टोल्ड, जिसका जितना मास होगा उसका ग्रेविटेशन भी उतना ज्यादा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी उतना ज्यादा होगा. सो द फोर्स, द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ दिस ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. पहला, द मासेस ऑफ द बॉडी. दोनों बॉडीज का मास जितना ज्यादा होगा द अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी टू मच हाई. एंड सेकंड वन, द डिस्टेंस बिटवीन देम. अट्रैक्शन होने के लिए द डिस्टेंस शुड बी लेस. जितना लेस डिस्टेंस होगा अट्रैक्शन उतना जोर से होगा. एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द अट्रैक्शन डिक्रीजेस. सो देयरफॉर माय फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड्स ऑन मास 1, मास 2, and this force is inversely proportional to the distance between 1 and distance between 2. means दोनों का जो distance है उसका. suppose these two are the bodies, तो इससे इसका distance, इससे इसका distance, दोनों distance same है, तो अलग अलग distance लेने की कोई जरूरत नहीं है. I can directly write here distance का whole square, because suppose these are two bodies, this is m1 and this is ये बड़ा वाला है ये m2. दो बॉडी है सर, तो हमने इन दोनों को तो कंसीडर कर ही दिया. m1 एंड m2 आर द फैक्टर्स ऑन विच माय फोर्स विल डिपेंड. एंड सेकंड विल डिपेंड व्हाट इज द डिस्टेंस. इससे इसका कितना डिस्टेंस है सर, d. और यहां से इसका कितना डिस्टेंस है सर, ये भी तो d ही है. डिस्टेंस थोड़ा चेंज होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में. सो देयरफॉर डायरेक्टली आई कैन राइट d स्क्वायर. सो देयरफॉर कंबाइनिंग दिस टू आई कैन राइट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इनटू m2 by d square, or force is equals to capital G into m1 into m2 by d square. This is the formula of universal force of gravitation. This is the universal law of gravitation का फॉर्मूला. अब बात है सर ये तो समझ में, ये G क्या है, वो 9.8 ना, बहुत बड़ी गलती है ये. स्मॉल g 9.8 होता है. स्मॉल g, यहां पे हम स्मॉल g नहीं कैपिटल g लिखे. तो यार कैपिटल g क्या है? दिस कैपिटल g इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है. दिस इज कांस्टेंट, ये फिक्स्ड है. क्या है सर इसका वैल्यू? फिक्स्ड वैल्यू है इसका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये फिक्स्ड है, चाहे अर्थ में हो, चाहे मून में हो, चाहे सन में हो, चाहे जुपिटर में हो, हमको मतलब नहीं है. हर जगह इसका वैल्यू सेम है.
और फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द टू बॉडीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। करेक्ट? आया बात समझ में? नाउ सर ये जो हम बोले कि एवरी बॉडी, इस दुनिया का हर एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसका कुछ हमारे लाइफ में इस्तेमाल है क्या? कैन वी यूज दिस इन अवर लाइफ? यस सर। कैसे? पहला, जो ये पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, सोलर सिस्टम कैसे घूम रहा है कि सर सन इज अट्रैक्टिंग द अर्थ, अर्थ इज अट्रैक्टिंग द सन, दस एवरीवन, सन बीच में रख के एवरी अदर प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस वन। मींस द सन अगर अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ को मार्स भी अट्रैक्ट कर रहा है, मार्स को जुपिटर भी अट्रैक्ट कर रहा है, और जुपिटर को हो सकता है कोई दूसरा सोलर सिस्टम जो है उसका स्टार अट्रैक्ट कर रहा है। मींस एवरी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इन द चाइल्डहुड डेज यू मस्ट हैव सीन कि some small children are playing that merry-go-round type something. They are holding their hands, एक साथ हाथ पकड़ के इस तरह घूमते रहते हैं। उसका नियम क्या है कि हर बच्चे को इक्वली एक दूसरे को खींचना पड़ेगा। अगर एक ने भी खींचना बंद कर दिया तो क्या होगा? वो चारों बच्चे जो घूम रहे थे सर्कल में वो सारे चारों तरफ स्प्रेड कर जाएंगे, गिर जाएंगे सारे। द सेम थिंग वी विल अप्लाई हियर ऑल्सो। सोलर सिस्टम में क्या होता है? अगर सन अगर अर्थ को खींच रहा है, सन अगर मरकुरी को खींच रहा है, सन अगर जुपिटर को खींच रहा है, तो जुपिटर को अर्थ भी खींच रहा है, जुपिटर को प्लूटो भी खींच रहा है, जुपिटर को एस्ट्रॉइड्स भी खींच रहे हैं। तो हर कोई एक दूसरे को खींच रहा है। दैट्स व्हाई कोई भी एक दूसरे से सटता नहीं है, सब अलग अलग रहते हैं। बाई चांस किसी एक का ग्रेविटेशन बंद हो जाता है तो क्या होगा? पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। सो ये पहला यूज है कि यस दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन सोलर सिस्टम। सेकेंड, वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। अर्थ तो राउंड है, सर्कुलर मतलब स्फेरिकल है। अगर मान लो हम अगर कोई एंटार्क्टिका में खड़ा है, एंटार्क्टिका तो नीचे है, तो वो नीचे नहीं गिर जाता? नहीं गिरता ना, वो अर्थ पे ही रहता। क्यों? बिकॉज अर्थ का अट्रैक्शन, वो जितने जोर से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ जितने जोर से उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, बॉडी भी अर्थ को उतना उसी जोर से अट्रैक्ट कर रहा है। मींस दे आर बोथ पुलिंग ईच अदर। एज ए रिजल्ट अगर अर्थ गिर के नहीं अगर अर्थ टूट के नहीं गिर जा रहा है तो बॉडी भी अर्थ से नहीं गिरेगा, बॉडी भी अर्थ पे ही चिपका हुआ रहेगा। ठीक है? थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। टाइड्स कैसे फॉर्म होता है? सर ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। जब ये मून और अर्थ और सन एक ही लाइन में आ जाए तो व्हाट आई टोल्ड, ये सब अर्थ मून सन सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून और सन एक तरफ हो गया, अर्थ बेचारा एक तरफ हो गया। मींस मून और सन का पावर कुछ समय के, बिकॉज दे आर रोटेटिंग, दे आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग। ठीक है ना? एक जगह पे तो ज्यादा देर नहीं रहेगा, हार्डली 1 से 2 सेकंड। लेकिन 1 से 2 सेकंड के लिए सन और मून का अट्रैक्शन अर्थ पे बढ़ जाएगा, दोनों एक ही तरफ से खींच रहे हैं। मीन सपोज एक तरफ कोई स्टूडेंट बैठा है और एक तरफ 2 स्टूडेंट बैठे हैं, तो दोनों मिलकर उसको खींचेंगे तो क्या होगा? ये इसकी तरफ आ जाना चाहिए। क्या अर्थ सन की तरफ या मून की तरफ आ जाता है? सर नहीं। व्हाई? क्योंकि बाकी अर्थ को तो बाकी प्लैनेट्स खींच रहे हैं, इसका पोजीशन को चेंज होने नहीं देगा। तो अगर हम अर्थ को ना खींच सके तो अर्थ के ऊपर जो उसके कवरिंग है, उसका कवरिंग क्या है? सर एटमॉस्फेयर एंड वाटर, बिकॉज अर्थ का मैक्सिमम सरफेस वाटर से भरा हुआ है। एटमॉस्फेयर और वाटर दोनों को हम खींच सकते हैं। मींस जस्ट लाइक माई क्लोथ, अगर हम हैंड को नहीं सीख सकते तो हम कपड़ा को खींच सकते ही हैं। तो एक लिमिट तक हम इसको खींचेंगे, उसके बाद क्या होगा? हम इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा अर्थ उसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन? ये वाटर जो है अर्थ से इस तरह उठा 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 उठा, जैसे मैक्सिमम हाइट ऊंचा, इनका ये अलाइनमेंट बिगड़ गया। मतलब मून नीचे आ गया, सन ऊपर, या सन नीचे मून ऊपर, मतलब तीनों एक लाइन में नहीं होगा। तब क्या होगा? अर्थ का अट्रैक्शन फिर से बढ़ जाएगा एंड विल पुल बैक द वाटर टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब एक बार वाटर उठा फिर वाटर गिर गया, मतलब टाइड फॉर्म हुआ। So this is also applicable in the formation of tides and waves. So these are the application of universal law of gravitation in our life. ठीक है? इसका मेन यूज कहां होता है? मेन यूज होता है इन द प्लानेटरी मोशन। तो इसी को ज्यादा और डिफाइन करके, रिफाइंड करके, एक साइंटिस्ट थे जोहानेस केपलर, उन्होंने एक नया लॉ निकाला, द केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। Kepler's law of planetary motion. First law,
according to the Kepler's law of motion, first the path in which the planet revolves is not circular, क्योंकि हम मानो पूरा सर्कल, पूरा परफेक्ट गोल नहीं है. कैसा है सर? अंडा जैसा. That is called elliptical or ellipse. So पहला लॉ, the path of the planet is elliptical with two centers, first center and second center. एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है. दिस इज द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल. लेकिन एक एलिप्स का दो सेंटर होता है, एक दिस वन, एक दिस वन, दो सेंटर्स होते हैं. इस सेंटर को कहते हैं फोकस. These are known as focus. So पहला लॉ क्या बोल रहा है? The path of the planet is not circular but elliptical with sun at one of its focus. मतलब इसका जो दो सेंटर है, दोनों में से कोई एक सेंटर पे मेरा सन रहेगा. मतलब अगर यहाँ पे सन है तो ये प्लैनेट इस राउंड, इस रास्ते में इस तरह लाइक दिस. ठीक है. किसी और में होगा लाइक, किसी और में होगा ऐसा. ये भी तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है लाइक दिस. इसका भी ये सेंटर, ये सेंटर, तो यहां प्लैनेट ऐसे घूमता रहेगा और सन यहां पे रहेगा. मींस सन विल बी एट वन ऑफ द फोकस. कि हर एलिप्स का दो फोकस होता है, एक लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में. तो सन इस दोनों में से किसी एक फोकस में ही रहेगा, कोई और पोजीशन में नहीं रह सकता. सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? सर देखने से पता चल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द ऑर्बिट इज नॉट कांस्टेंट. कहीं कम तो कहीं ज्यादा. तो इसका क्या होगा? द रेशियो ऑफ रेडियस क्यूब बाय टाइम स्क्वायर इज कांस्टेंट. दिस इज द सेकेंड लॉ. कि भाई इसका तो रेडियस सेम नहीं है सब जगह. एक सर्कल का ऑल रेडियस आर सेम बिकॉज इट इज एट द सेंटर. ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द पार्ट्स आर इक्वल फॉर इन द केस ऑफ अ सर्कल. बट इन केस ऑफ अ एलिप्स ये तो सेम नहीं है. ये होगा हमारा इस रेशियो से. द रेशियो ऑफ आर क्यूब बाई टी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. रेडियस क्यूब बाई टाइम का स्क्वायर. कि यहां से यहां का रेडियस और यहां से यहां का टाइम. अगर ये रेडियस अगर मान लो तुम्हारा कुछ निकला, ये R1 है, ये रेडियस टू R2 है, ये रेडियस R3 है. तो यहां जो यहां से यहां मूव करने का ये टाइम 1, ये टाइम 2, ये टाइम 2 और ये टाइम 3. सो R1 का होल क्यूब बाई टाइम 1 का होल स्क्वायर will be equals to R2 का whole cube by time 2 का whole square will be equals to R3 का whole cube by time 3 का whole square. Means the ratio of R cube by T square will be constant for a ellipse. Third law क्या बोलता है? Each planet covers equal area in equal interval of time. In chapter 1 मोशन हम लोग क्या पढ़े थे? कि in case of uniform motion a body travels equal distance in equal interval of time. लेकिन यहां तो इसका डिस्टेंस ही सेम नहीं है सर. कहीं रेडियस कम है, कहीं रेडियस ज्यादा है. तो हमने क्या कहा? that each planet will cover equal area in equal interval of time. एयर माने this is the elliptical part, this is the sun and this is the planet. तो प्लैनेट का भी यहां है, इस प्लैनेट का भी यहां है. तो प्लैनेट यहां से यहां, सी जरा ध्यान दो, इस प्लैनेट को यहां से यहां आने का जो टाइम है उसमें उसे इतना एरिया पार किया. इस ट्राइंगल में इफ यू आर सीइंग दिस एज अ ट्राइंगल, इसका हाइट बड़ा है और बेस कम. और इस भाई साहब का बेस बड़ा है पर हाइट कम. सो यू विल सी दोनों का एरिया, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सेम है. अगर इन दोनों का एरिया सेम है तो इन दोनों का टाइम भी सेम होगा. यहां जो टाइम लगा यहां भी सेम टाइम लगेगा. बोलो ना, दे कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहां से इसका रेडियस अलग है तो बेस छोटा, यहां से इसका रेडियस छोटा है इसलिए बेस बड़ा. अगर हम दोनों का सॉल्व करें एरिया तो एरिया तो सेम होगा. एरिया अगर सेम है तो टाइम भी सेम है. इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम. इट इज नॉट सेड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम. दीज आर द थ्री लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा. न्यूमेरिकल आएगा सिर्फ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा. दिस वन, इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है. सिर्फ तुमको ये तीनों लॉ याद रखना, बस दैट्स इनफ. करेक्ट.
समझ में आया यहां तक? क्या प्रॉब्लम है बोलिए। अब नाउ वी आर मूविंग ऑन कि सर ये जो ग्रेविटी है, ये जो हम तो पूरे दुनिया का ग्रेविटी बोल रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का, भाई हमको पूरा नहीं देखना है। वी हैव टू सी द ग्रेविटी ऑफ आवर अर्थ। अर्थ के ऊपर ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे एप्लीकेबल होता है। सो सेकंड टॉपिक, ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर ग्रेविटी कैसे काम करता है। सर वी ऑल नो दैट द अर्थ इज सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप विथ द सेंटर। सो तुमको ये जानना चाहिए कि अर्थ का जो ग्रेविटी है इट एक्ट्स फ्रॉम द सेंटर, नाइदर ऑन द सरफेस नाइदर ऑन द मिडिल बट एट द सेंटर। मतलब अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, करेक्ट। सो माई ग्रेविटी, जो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो माई पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशन विल बी फ्रॉम माई बॉडी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ इट, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो अकॉर्डिंग, अगर ये बात सही है तो अगर हम यहां पे खड़े हैं तो मेरा भी ग्रेविटी इन दोनों के बीच में होगा, फ्रॉम द सेंटर टू माई बॉडी। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। सो देयरफॉर अगर हम ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करें, सो आई विल गेट द फोर्स एक्टिंग ऑन माई बॉडी। मेरे ऊपर भी कितना फोर्स एक्ट कर रहा है इस लॉ के अनुसार, मेरे ऊपर अटैक कर रहा है फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी इनटू मास ऑफ माय बॉडी, एम बी मींस माय बॉडी, इनटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द अर्थ बाय डिस्टेंस। सर सेंटर से मेरा डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन माय बॉडी एट प्रेजेंट। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। तो m1 क्या है, मास ऑफ माई बॉडी, mb मास ऑफ माई बॉडी, me मतलब मास ऑफ अर्थ, re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़े हैं कि नहीं? हाँ सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी फॉर्मूला पढ़े फोर्थ चैप्टर में। तो सर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वाला ना ये वाला? सर फोर्स तो दोनों एक ही एक्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर। मींस दिस इज इक्वल टू दिस, आई कैन इक्वेट दिस बोथ। हम इस दोनों को चाहे तो इक्वेट कर सकते हैं। चलिए इक्वेट कीजिए। आई एम गेटिंग मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कैपिटल जी इनटू मास ऑफ द बॉडी इनटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे एक मास ऑफ माय बॉडी कैंसिल हो, सो देयरफॉर आई एम गेटिंग एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या बच गया, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इनटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ का वैल्यू दिया रहता है, अगर हम इसका सारा वैल्यू पुट करें, कैपिटल जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ द अर्थ फिक्स है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और रेडियस ऑफ अर्थ है व्हाट टू टेल 6.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, ये फिक्स्ड है। सो अब हमको क्या करना है, सो अगर हमको ये सॉल्व करें, व्हाट आई विल गेट, I will get this the value as 9.8. So therefore acceleration to gravity को हम लिखते हैं as small g equals to 9.8. कैपिटल जी को क्या, कैपिटल जी तो हम बोले ना कैपिटल जी इज नॉट 9.8 क्योंकि कैपिटल जी का है यूनिवर्सल कांस्टेंट और स्मॉल जी को है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दिस इज 9.8। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट कितना है, न्यूटन, केजी न्यूटन पर, इसको उल्टा दिया, इसका होगा केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर न्यूटन मीटर पर केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा, कुछ गलती हो रहा है। ये से न्यूटन मीटर पर केजी। ठीक है, ये है हमारा दोनों यूनिट, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माय स्मॉल जी
and capital G. Small g is the acceleration to gravity, capital G is the universal constant. Small g का वैल्यू है 9.8, कैपिटल जी का वैल्यू है 6.67 10 to the minus 11. स्मॉल जी ये क्या किसको डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सर, ये डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर. मतलब अगर मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ अगर चेंज हुआ, पर वो थोड़ी ना चेंज होता है. मास ऑफ अर्थ चेंज नहीं होता, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ चेंज होता है. कैसे बताएंगे? डोंट वरी. सो ये मेरा अलग अलग वैल्यू जगह पे अलग अलग होगा, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट हर जगह सेम होगा. ये हमेशा फिक्स्ड है, ये हमेशा चेंज है. अब हमने कहा सर ये रेडियस ऑफ अर्थ चेंज होता है. कैसे? You must have studied in geography that the shape of earth is not perfectly round, perfectly spherical नहीं है. वो ऑरेंज जैसा है, मीन्स जियोइड इन शेप. ऊपर और नीचे तरफ फ्लैटेंड है और इट इज बल्ज्ड एट द इक्वेटर. ऐसा है अर्थ का शेप, लाइक दिस. मीन्स सेंटर से देखा जाए तो पोल का डिस्टेंस कम होगा और इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा होगा. मीन्स फ्रॉम द सेंटर the distance of pole is less and from the center the distance of equator is more. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे distance less है, यहाँ पे distance more है. यहाँ पे RE radius is less, यहाँ पे RE is more. तो as I told in the earlier part कि distance जितना कम रहेगा attraction उतना ज्यादा होगा. मतलब यहाँ पे distance कम है, मतलब यहाँ पे acceleration means G is more, यहाँ पे G is less. तो मतलब मेरा ये G है डिफरेंट पोजीशन पे अलग अलग होगा, क्योंकि बिकॉज द रेडियस ऑफ अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर. ठीक है, तो जैसे रेडियस ऑफ अर्थ चेंज होगा मेरा स्मॉल g का वैल्यू भी चेंज होगा. तो सर ये स्मॉल g को हमारे लाइफ में क्या काम पड़ता है? हमारी लाइफ में काम करता है इसको वेट निकालने के लिए. जनरली हम लोग वेट और मास को एक ही लेते हैं, बट लेट मी टेल यू, वेट एंड मास आर टू डिफरेंट थिंग. मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी में कितना मास है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना सारा एटम है, ये है हमारा मास. ठीक. लेकिन वेट किसको कहते हैं? सर वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी. वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी. मतलब मास हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ये हो गया फोर्स. देयरफॉर इसका यूनिट हो जाएगा केजी, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन. सो आई कैन राइट हियर दैट वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाई? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां पे एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी. तो इसीलिए अगर मेरा g का वैल्यू हर जगह चेंज होगा तो वेट का वैल्यू भी हर जगह चेंज होगा, लेकिन मास इज कांस्टेंट. मास इज कांस्टेंट बिकॉज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन माय बॉडी, चाहे हम यहां पे रहे, चाहे चांद पे जाए, चाहे सूरज पे चले जाए, कहीं भी जाए, मेरा तो मास होने से चेंज नहीं होने वाला. द नंबर ऑफ एटम्स इन माय बॉडी, ये तो चेंज नहीं होने वाला. सो दैट्स व्हाई the weight will change from place to place but the mass is constant. correct? so weight and mass में ये अंतर है. एक और क्या डिफरेंस है? सर weight is measured by spring balance. क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस? सर ऐसा डिवाइस है समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ये, यहाँ पे नीचे में एक स्प्रिंग रहता है एंड देयर इज अ हुक. हमको यहाँ पे हुक पे जो अटैच करेंगे इसका हमको मेजर दिखाएगा, भाई इतना इसका वेट है. एंड दिस इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस. What is beam balance? Beam balance means tarazu, daripalla, like this one. तराजू आलू लेते हैं, जिससे आलू प्याज बाजार में लेते हैं ना, this one. This is the beam balance and this is the spring balance. So mass is measured by beam balance and weight is measured by spring balance. So these are weight and mass. अगर ऐसा सिचुएशन आए कि हमारा वेट और मास को कंपेयर करने बोले, सो यू विल राइट दीज टू. अब एक बात बताइए, व्हाट आई टोल्ड अबाउट वेट, कि वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, और सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी. अगर बाय चांस मेरा कहीं पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय चांस अगर जीरो आ जाए, बाय चांस अगर एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी जीरो आ जाए, तो वेट कितना होगा? जीरो, बिकॉज मास इनटू जीरो इज जीरो.
ऐसा सिचुएशन होगा क्या? हाँ होगा, सिर्फ एक ऐसा सिचुएशन है, एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज फ्री फॉल. Free fall means the condition of a body when the only force acting on the body is the force of gravity. Free fall is the condition of a body when the only force acting on the body is the force of gravity. तो ऐसा क्या होगा? सपोज हम इसमें चढ़ गए कुतुब मीनार पर, कुतुब मीनार से कूद जाते हैं नीचे, तो आई विल फॉल एंड डाई. इन दैट केस मेरे बॉडी में क्या फ्री फॉल हो रहा है? नहीं सर, मेरे बॉडी में फ्री फॉल नहीं हो रहा है. व्हाई? बिकॉज हम ऊपर से जब कूद रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन माई बॉडी इज द ग्रेविटी, एंड ऑल्सो आई एम पासिंग टू द एयर, मीन्स द फ्रिक्शन ऑफ एयर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन माई बॉडी. सो देयर आर टू फोर्सेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दैट इज नॉट फ्री फॉल. लेकिन अगर बाई चांस इस दुनिया से हम पूरे एयर को वैक्यूम कर देते, हटा देते पूरे एयर को, सो देयर इज नो एयर, देयर विल बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तब अगर हम कुतुब मीनार से कूदते हैं, सो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन माई बॉडी विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट टाइम इट विल बी नोन एज फ्री फॉल. और उस समय मेरा एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी हो जाएगा जीरो, मींस आई विल फॉल एट अ कांस्टेंट रेट. एक सेम स्पीड पे आएंगे नीचे हम. करेक्ट? दैट इज सो माय एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो and the weight of my body will also become zero. This is called free fall. तो जब एक ऑर्डिनरी सिचुएशन, ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करे बॉडी पे, ऐसा हो नहीं सकता. तो हमारी बॉडी पे वेरियस फोर्स एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल लिफ्ट से हम लोग ऊपर नीचे करते हैं ना, तो अगर लिफ्ट से हमारा बॉडी नीचे आ रहा है, मतलब हम लिफ्ट पे खड़े हैं, लिफ्ट अगर मूव कर रहा है, तो उसमें कितना सारा फोर्स एक्ट कर रहा है? एक तो सर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, दूसरा द लिफ्ट इज टाइड बाय अ स्ट्रिंग, एक मोटा रस्सी से बंधा हुआ है, उसका स्ट्रिंग का फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो द फ्रिक्शन फ्रॉम द रेल्स फ्रॉम द एयर, ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. इतना सारा बॉडी उसके ऊपर, इतना सारा फोर्स एक साथ उस लिफ्ट पे एक्ट कर. करेक्ट? तो जब हमारा बॉडी नीचे आ रहा है, डाउन, तो मेरा स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ता है. इन दैट टाइम जब हमारा बॉडी नीचे आएगा लाइक दिस, आई विल टेक द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज प्लस 9.8, मींस द स्पीड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, इट विल बी एन एक्सेलरेशन. लेकिन अगर बाई चांस मेरा बॉडी ऊपर जा रहा है लाइक दिस, ऊपर जा रहा है, आई विल टेक g एज माइनस 9.8, मींस द स्पीड विल डिक्रीज, इट इज अ रिटार्डेशन. जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, सपोज यू आर थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड्स, क्या होगा? वो जितना ऊपर जाएगा उसका स्पीड कमेगा, एंड आफ्टर रीचिंग द टॉप मोस्ट हाइट द वेलोसिटी विल बिकम जीरो, फिर वो नीचे आना शुरू करेगा. सो एज आई एम मूविंग अपवर्ड्स माई एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, एज आई एम मूविंग डाउनवर्ड्स माई एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. समझ में आया? सो दिस इज हाउ माई ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन अर्थ. दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ. करेक्ट? नाउ वी शैल मूव ऑन टू फोर्स एंड प्रेशर. सेकेंड टॉपिक of this chapter. Actually this chapter is divided in two parts. The gravitational part in the first and force and pressure in the second. So what is force or thrust? Force is mass into acceleration and thrust is the perpendicular force that is acting on the body. ठीक है? जो तो force और thrust are almost same. का difference ये force तो कोई भी direction से आ सकता है, but thrust is the perpendicular force. Thrust is the perpendicular force. Okay, so we have studied this already in class 8. Class 8 में force and pressure chapter हमने पढ़े नहीं ये already. ओखाने की छिलो? What is pressure? Pressure is defined as force by area, where the force is in Newton and area is in meter square. So I can write the unit of pressure 1 Pascal equals to 1 Newton by 1 meter square. पढ़े हैं ना क्लास 8 में? और ये भी पढ़े हैं, we have already studied that pressure is equal to force by area, therefore 1 Pascal equals to 1 Newton by 1 meter square. अच्छा, अब एक बात बताओ, ये प्रेशर क्या सिर्फ सॉलिड के लिए ही है? नहीं सर, ये लिक्विड के लिए भी, लिक्विड प्रेशर भी पढ़े थे. हाउ कैन बी, व्हाट इज द लिक्विड प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर? उसके पहले एक चीज बताते हैं, क्लास 8 छिलो ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स? प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया. सो एज द एरिया इंक्रीजेस फोर्स डिक्रीजेस. एक क्वेश्चन किए थे हम लोग कि सर रेलवे ट्रैक के नीचे वो सीमेंट का स्लीपर लगा हुआ रहता है. व्हाई? बिकॉज एज एरिया इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस. इट इज इजियर टू कट एनीथिंग विद अ नाइफ
Why? Because knife has a very thin area. As the area decreases, the pressure increases. It is easier to hammer a nail which is sharp. Why? Same. As area decreases, pressure increases. We wear bags. We take the bags, school bags. School bag का जो shoulder part है, कंधा वाला, that is made of thicker straw. और ये thicker strap से होता है, एक broader strap. Why? Because as the area increases, pressure decreases. ऐसा बहुत सारा गेव रीजंस था क्लास 8 में. यहाँ भी तुमको दो एक गेव रीजन ऐसा मिलेगा. नाउ जो बोल रहे थे, ये प्रेशर सिर्फ सॉलिड के लिए नहीं है, प्रेशर लिक्विड में भी होता है. व्हाट इज दैट? फ्लूइड प्रेशर. फॉर्मूला फ्लूइड प्रेशर इज हाइट इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी. ये भी हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में कि एज द हाइट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, माय प्रेशर ऑफ द फ्लूइड आल्सो डिक्रीजेस और चेंजेस. कैसे? सर वी हैव टेकन अ बॉटल लाइक दिस. एक बॉटल में वी मेड 3 होल्स, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे. If we put water in this, we will see कि इस होल का वाटर धीरे गिरेगा लाइक दिस, इस होल का वाटर थोड़ा दूर गिरेगा, और ये वाला सबसे दूर में गिरेगा विद द लार्जेस्ट प्रेशर. क्यों? एज द हाइट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस. दैट्स वाई एक गिव रीजन था कि वाई द डैम्स आर मेड विद अ ब्रॉडर बेस. डैम्स का ऊपर वाला पार्ट पतला होता है, नीचे वाला पार्ट चौड़ा होता है. रीजन, एज द हाइट इंक्रीजेस द प्रेशर एट द डेप्थ इज द मैक्सिमम. दैट्स वाई the thickness of the dam is maximum at the base and minimum at the top. So this is how the fluid pressure works. और हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे. There are 4 or 5 properties of fluid pressure. कि क्या? Sir, fluid pressure depends on height of the water column or the liquid column. The fluid pressure depends on the density of the fluid, and the fluid pressure depends on the gravity of the body, gravity of the place. And the fluid pressure does not depends on the शेप ऑफ द कंटेनर. मतलब अगर हम मान लो ऐसा एक कंटेनर लाइक दिस, ऐसा कंटेनर लाइक दिस, एक कंटेनर लेते हैं स्ट्रेट लाइक दिस, और एक कंटेनर लेते हैं सांप जैसा लाइक दिस. 3 कंटेनर, तीनों में इक्वल लेवल तक हम वाटर भरते हैं. ओके, अब बताइए इन तीनों का नीचे यहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होगा? दिस वन या दिस वन? देख के लग रहा है सर ये तो सबसे ज्यादा पानी है, मींस प्रेशर सबसे ज्यादा यहां होना चाहिए, फिर यहां होना चाहिए, सबसे कम इसमें होना चाहिए. देख के वैसा लग रहा है, बट लेट मी टेल यू, प्रेशर तीनों में बराबर है. देयर इक्वल प्रेशर इन ऑल द 3 वेसल्स. रीजन, द हाइट ऑफ दिस इज सेम, हाइट ऑफ दिस इज सेम, हाइट ऑफ दिस इज सेम. तीनों का हाइट तो सेम है. अगर हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा. ठीक है. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी क्या था कि द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. मतलब अगर हम एक वाटर बॉडी लें, ठीक है, और यहां पे एक बॉडी डाल देते हैं, तो इसके ऊपर यहां से भी प्रेशर एक्ट करेगा, यहां से भी प्रेशर एक्ट करेगा, यहां से भी प्रेशर एक्ट करेगा, यहां से भी प्रेशर. याद है कि भूल गए हो? द लिक्विड प्रेशर एक्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. अब तुम लगे पढ़ो, यहां तो द प्रॉपर्टीज था. क्या क्या प्रॉपर्टीज बोले? कि द फ्लूइड प्रेशर डिपेंड्स ऑन HDG, द फ्लूइड प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, एंड द फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस. अब बताओ, इस जगह पे यहां पे एक फोर्स है, यहां पे सॉरी यहां पे एक प्रेशर है, यहां पे एक प्रेशर है, यहां पे एक प्रेशर है, यहां पे प्रेशर है. इस जगह पे द प्रेशर इज इक्वल इन बोथ द साइड्स. व्हाई? बिकॉज द हाइट इज सेम. दोनों का हाइट सेम है, मतलब इसका प्रेशर कैंसिल हो गया. यहां हमको कोई इफेक्ट नहीं पता चला. बट यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या सेम है? बोले कि ना सर, यहां हाइट कम है, यहां हाइट ज्यादा है. सो दिस डिफरेंस इन प्रेशर इन अ बॉडी from the upper surface and from the lower surface creates a force which pushes the body upwards. Let me tell you, the difference in the pressure, यहाँ पे pressure का कोई difference नहीं होगा. Why? Because the height is same in both the cases. लेकिन यहाँ पे height is different. यहाँ का height कम है, यहाँ का height ज़्यादा है. So the difference in height will result in difference in pressure, and this difference in pressure will create a force
which tends to push the body upwards. वो बॉडी को हमेशा ऊपर तरफ ढकेलेगा. This upward force is known as upthrust or buoyant force. Buoyant force. Upthrust or buoyant force. तो क्या बोले? The difference in pressure inside a fluid causes the body inside the fluid to be pushed upwards. This force is known as upthrust or buoyant force, and this property is known as buoyancy. Buoyancy. Upward force और buoyancy. Now, अब यहाँ पे बात आता है कि सर buoyancy या फिर buoyant force किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ पे दो फोर्स है. The one force is acting downwards and the one force is acting upwards. दो अलग अलग तरह का फोर्स है, एक upwards एक downwards. The downward force, जो फोर्स नीचे ढकेल रहा है, this is known as down thrust. ये होता है weight of the body. मतलब मेरा जितना वेट दैट इज माई डाउन थ्रस्ट. और अगर कोई फोर्स ऊपर एक्ट करे, दिस इज नोन एज अप थ्रस्ट. जो बताए अप थ्रस्ट, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. अप थ्रस्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. मीन्स वॉल्यूम और डेंसिटी जितना बढ़ेगा, अप थ्रस्ट भी उतना बढ़ेगा. दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि फर्स्ट टाइम अगर किसी को स्विमिंग करने उतारो तो क्या करते हैं, उसके बॉडी में ना सर वो बलून्स, एयर फिल्ड बलून्स लगाते हैं पेट में, हाथ में, सो दैट द पर्सन डज नॉट सिंक. व्हाई? बलून का वेट तो बहुत कम होता है लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है. मीन्स द वॉल्यूम इंक्रीजेस बट द मास डज नॉट इंक्रीजेस. एज ए रिजल्ट अगर वॉल्यूम बढ़ जाए बॉडी का तो क्या बढ़ जाएगा सर? अप थ्रस्ट बढ़ जाएगा. मीन्स द बॉडी का अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, डाउनवर्ड फोर्स कम. सो इट विल कीप फ्लोटिंग इन द बॉडी, इन द वाटर. लेकिन अगर मान लो डाउन थ्रस्ट ज्यादा हो गया, अप थ्रस्ट कम, तो बॉडी विल सिंक. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंकिंग. अगर अप थ्रस्ट ज्यादा हो और डाउन थ्रस्ट कम तो बॉडी विल फ्लोट. लेकिन अगर अप थ्रस्ट कम हो एंड डाउन थ्रस्ट ज्यादा हो तो बॉडी विल सिंक. This is the principle of law of flotation. इनसे ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो फर्स्ट बोले तो ग्रेविटेशन, बस उतना ही न्यूमेरिकल्स है. यहां कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा. सो प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस. क्या बोले? लॉ ऑफ फ्लोटेशन. व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन? लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट्स दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज फ्लोटिंग, उसको मिनिमम कितना थ्रस्ट लगेगा. जैसे अगर मान लो मेरा वेट है 80 kg, अगर हम पानी में कूदते हैं तो व्हाट विल माय डाउन थ्रस्ट? डाउन थ्रस्ट द वेट मींस 80. तो मिनिमम कितना हमको अप थ्रस्ट लगेगा सर? 80. सो दैट अप एंड डाउन दोनों कैंसिल हो जाए ताकि हम फ्लोट कर सकें. लेकिन अगर 80 से कम अप थ्रस्ट मिलता है तो आई विल सिंक इन द वाटर. सो दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन कि व्हेनेवर अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन द लिक्विड, व्हेनेवर अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन द लिक्विड, द अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. अप थ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. This is the law of flotation. Correct? Now, इसके बाद एक और लॉ आता है. कौन सा लॉ? कि सर हमने जो बोला कि अप थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. इसको किसने प्रूव किया? इसको प्रूव किया मिस्टर आर्किमिडीज ने. Archimedes principle. What is Archimedes principle? Archimedes principle states that whenever a body is dipped in a fluid, whenever a body is dipped in a fluid, it experiences an upthrust, and this upthrust is equal to the weight of fluid displaced. Means जब भी you must have also noticed कि जब आप पानी में उतरते हैं, suppose you are entering in a bathtub, जैसे आप बाथटब में रहते हैं कुछ वाटर ओवरफ्लो कर जाता है, या फिर एक बाल्टी में एक मग डालते हैं तो उसका बाल्टी का थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है. सो जितना पानी बाहर आएगा, जितना सारा पानी वो डिस्प्लेस करेगा, सेम होगा उसका अप थ्रस्ट. अप थ्रस्ट में अपवर्ड फोर्स. कैसे चेक कर लेते हैं? फॉर दिस ही टुक अ कैन, जिसको कहते हैं ओवरफ्लो कैन, लाइक दिस.
ये है ओवरफ्लो कैन, जहां तक यहां तक पानी भरा रहता है, ओवरफ्लो कैन, ठीक है। एंड ही टुक अ स्प्रिंग बैलेंस, वो जो बोले थे वेट, स्प्रिंग बैलेंस, और उसमें क्या क्या एक स्टोन को बांध दिया। सो हियर आई हैव अ स्टोन एंड एन ओवरफ्लो टैंक। अब क्या क्या इस स्टोन को ओवरफ्लो टैंक में उसने डाल दिया। ठीक है। सो जैसे हम स्टोन को इसके अंदर डालेंगे, कुछ पानी तो बाहर निकल जाएगा सर, क्योंकि यहां एकदम ब्रिम तक पानी था। जैसे हम इसके अंदर स्टोन डालेंगे, कुछ पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। ये जो पानी ओवरफ्लो किया, इसको हमने एक वेसल में स्टोर कर दिया, एक दूसरे वेसल में स्टोर कर, और फिर इस वेसल को एक वेइंग बार में रखते हैं, मींस वेट करते हैं उसका वेट करते हैं। So, अब हमको क्या लग रहा है, सपोज यहां पे अगर इस स्टोन का वेट था 100 ग्राम, पानी में डाले, तुम लोग नोटिस किया होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग पानी में डालेंगे, इट विल फील एन अपथ्रस्ट, हल्का हो जाता है ना। तुम लोग देखो स्विमिंग पूल में अगर पैर डालो तो पैर ऑटोमेटिक हल्का जैसा लगता है। एक मग अगर पानी में से निकालो तो वो मग हल्का लगता है, जैसे पानी से निकालेंगे वो भारी हो जाता है। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट पानी में डालने के बाद वो हल्का हो जाता है, तो ये भी हल्का हो जाएगा। सर कितना हल्का हुआ, सपोज 100 ग्राम है, ये हो गया 80 ग्राम। 80 ग्राम मीन्स 20 ग्राम वेट इसका कम हुआ। अब एस्ट्रोनॉमिकली जब हम इसका वेट करेंगे, देखो इसका वेट आएगा 20। मतलब जितना सारा पानी उसने ओवरफ्लो किया, उतना ही उसको वेट कमेगा। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, कि हमको ऊपर नीचे से जितना उतना ही अपथ्रस्ट मिलेगा जितना वाटर हम डिस्प्लेस करेंगे। तो वाटर डिस्प्लेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका वाटर डिस्प्लेस उतना ज्यादा होगा। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोले, बॉडी में हम लोग वो बलून्स बांध लेते हैं। यही सेम प्रिंसिपल यूज होता है इन शिप। बहुत बार पढ़े होंगे कि सर स्मॉल निडल मतलब सुई, वन निडल मेड ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर, बट अ शिप हैविंग सच अ लार्ज वेट, एक निडल का वेट कितना होता है, हार्डली सर 10 ग्राम, लेकिन इस शिप का वेट होता है टन्स, 8 टन 10 टन का शिप होता है। उतना भारी शिप सिंक नहीं करता, फ्लोट करता है, लेकिन एक निडल डूब जाता है। रीजन, एक शिप का तुम वेट देख रहे हो, शिप का साइज नहीं देखते, शिप कितना बड़ा है, इतना बड़ा साइज है। मतलब जैसे उसको पानी में डालेंगे वो बहुत सारा पानी को डिस्प्लेस करेगा। सो इतना पानी डिस्प्लेस किया, मतलब उसका अपथ्रस्ट भी ज्यादा मिला, है ना। what Archimedes told, the amount of water displaced is the upthrust. जितना सारा पानी डिस्प्लेस करेंगे उतना सारा अपथ्रस्ट मिलेगा, that's why the ship is floating. लेकिन एक निडल का अगर मास कम है, उसका वॉल्यूम उससे ज्यादा कम है, तो वॉल्यूम इज वेरी लेस। तो जब हम निडल को पानी में डालेंगे, वॉल्यूम तो बहुत कम है, उसको अपथ्रस्ट कुछ मिला ही नहीं, so that's why it will sink. So that's why जब भी हमको किसी चीज का अपथ्रस्ट बढ़ाना है, हम उसका वाटर डिस्प्लेस को बढ़ाएंगे, और वाटर डिस्प्लेस बढ़ाने का एक ही उपाय है, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जैसे वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वाटर डिस्प्लेस भी बढ़ जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज हाउ माय आर्किमिडीज प्रिंसिपल वर्क्स। समझ में आ रहा है। एक और चीज तुमको देखो, यहां पे अपथ्रस्ट का एक और बात बताए, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मतलब अगर हम किसी लिक्विड का डेंसिटी बढ़ा दें तो फिर भी मेरा अपथ्रस्ट बढ़ेगा, है ना। I think you must have learned something about the Dead Sea in the European region. यूरोप में ना डेड सी, नाम क्यों है डेड सी, क्योंकि डेड सी में तुम कुछ भी रखो वो फ्लोट करता है, पानी में सिंक नहीं करता। डू यू नो द रीजन क्या है? वो डेड सी में इतना नमक है, सो मच सॉल्टी वाटर कि वो एकदम गाढ़ा हो गया है। इट इज द डेंसिटी इसका बहुत हाई है। तो डेंसिटी अगर बहुत हाई है तो अपथ्रस्ट भी बहुत हाई होगा। तो एज ए रिजल्ट कोई भी बॉडी उसमें सिंक नहीं करेगा, उसमें फ्लोट करेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, गिव रीजंस, कि व्हेन अ शिप, एक जहाज, व्हेन सेल्स फ्रॉम सी टू द रिवर, होता है ना कि जैसे कोलकाता में सी से रिवर में घुसता है, तो व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम सी टू द रिवर इट सिंक्स, व्हाइल इट मूव्स फ्रॉम रिवर टू द सी इट अपफ्लोट्स। ऐसा क्यों? तो रीजन क्या है? सर सी इज फुल ऑफ सॉल्ट, सी इज सॉल्टी वाटर, बट रिवर इज क्लीन वाटर और रिवर इज फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में तो सॉल्ट नहीं है, एज ए रिजल्ट रिवर वाटर का डेंसिटी कम है,
और सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, तो एज ए रिजल्ट व्हेन अ शिप इज मूविंग फ्रॉम द सी टू द रिवर, उसका डेंसिटी कम गया तो अपथ्रस्ट भी कमेगा, सो द शिप विल सिंक। लेकिन व्हेन द शिप इज फ्लोटिंग फ्रॉम द रिवर टू द सी में जाने से डेंसिटी बढ़ जाएगा, अपथ्रस्ट भी बढ़ जाएगा। सो माय अपथ्रस्ट विल बेसिकली डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड द डेंसिटी। करेक्ट है? सो दिस इज अबाउट अपथ्रस्ट एंड दिस वाज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। और यही प्रिंसिपल, दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई किया किसमें? दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग आरडी और द रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट इन एयर बाय आरडी, आरडी बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। वेट इन एयर बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर, मतलब अगर तुमको कोई भी चीज का आरडी निकालना है, तुमको ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। स्प्रिंग बैलेंस से देखेंगे हवा में उसका कितना वेट है, फिर पानी में डुबाएंगे, देखेंगे पानी में उसका कितना वेट है, तो जितना वेट का लॉस हुआ उससे उसको डिवाइड करने पे आई विल गेट द आरडी। अब तुम लोग बोलोगे सर हमेशा क्या इस तरह आरडी निकालना संभव है? अगर सब चीज को आरडी निकालना है तो उसको पानी में डुबालना पड़ेगा। अगर हमको मोबाइल का आरडी निकालना है, मोबाइल को भी आरडी में पानी में डुबाएंगे तो मोबाइल तो खराब हो जाएगा। सो आरडी निकालने का एक और फॉर्मूला है, क्या है वो? आरडी इज डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये फिक्स्ड है, डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स्ड है। अब ये मत बोलना सर रिवर वाटर का अलग डेंसिटी है, सी वाटर का अलग डेंसिटी है। अरे भाई वो तो नॉर्मल वाटर नहीं है। नॉर्मल वाटर मतलब हम लोग जो डिस्टिल वाटर या फिर जो ऑर्डिनरी वाटर जो हम लोग को टैप वाटर मिलता है, भाई वो तो उसका डेंसिटी फिक्स्ड है। क्या है डेंसिटी? सर इसका डेंसिटी होगा आइदर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब, दिस द डेंसिटी इज फिक्स्ड। सो हम कौन सा यूज करेंगे? सर जैसा डेंसिटी देगा। अगर तुमको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो लगाएंगे 1। अगर डेंसिटी दिया 1000 kg पर मीटर क्यूब, सॉरी इन kg पर मीटर क्यूब तो लगाएंगे 1000। जैसा देगा क्वेश्चन में वैसा हम अप्लाई करेंगे। करेक्ट? और एक बार सर आरडी का यूनिट क्या होता है? आरडी हैज नो यूनिट। व्हाई? क्योंकि हम यहाँ क्या डिवाइड कर रहे हैं? डेंसिटी बाय डेंसिटी। डेंसिटी कट जाएगा, ये डेंसिटी कट जाएगा, तो आरडी का यूनिट क्या होगा? आरडी हैज नो यूनिट। खाली वो रिलेटिव डेंसिटी के पानी के तुलना में मेरा डेंसिटी कितना ज्यादा है या कम है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके ऊपर तुमको न्यूमेरिकल्स आएगा, मतलब एक न्यूमेरिकल्स आएगा शुरुआत वाला जो बोले द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और एक न्यूमेरिकल्स आएगा आरडी का। बस इसे द न्यूमेरिकल चैप्टर में नहीं आएगा, तो आरडी का कुछ न्यूमेरिकल्स बता देते हैं। ठीक है? तो यहां तक समझ में आया? व्हाट इज माय fluid pressure? And fluid pressure is responsible to create an upward force. This upward force is known as upthrust or buoyant force, and this process is known as, or this phenomenon is known as buoyancy. इसके ऊपर दो लॉ है, एक है लॉ ऑफ फ्लोटेशन और एक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। What is law of flotation? That whenever a body is floating in a fluid, the weight of the body is equal to the upthrust. कि weight और upthrust इक्वल होना पड़ेगा तभी जाके वो फ्लोट करेगा। वेट ज्यादा होगा तो बॉडी सिंक कर जाएगा। और नेक्स्ट क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हेनेवर अ बॉडी इज डिप्ड इन अ फ्लूइड, इट विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट एंड द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना सारा वो फ्लूइड बाहर निकालेगा उतना ही उसको अपथ्रस्ट मिलेगा। देयरफॉर माय अपथ्रस्ट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। करेक्ट? Finally, we are moving on the RD. What is RD? RD is relative density. Relative density is the ratio of the density of a body as compared to the density of water. इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि डेंसिटी कट जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग यूज करेंगे, कभी यूज करेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कभी यूज करेंगे 1000 किलोग्राम पर मीटर। ये जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसको कहा जाता है CGS यूनिट, और 1000 kg है इसको कहा जाता है SI यूनिट। SI यूनिट एंड CGS यूनिट। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी हैज RD 0.7
फाइंड इट्स डेंसिटी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इसमें निकालना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो आई नो आरडी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आरडी का फॉर्मूला क्या अप्लाई, आरडी का वैल्यू दिया हुआ है ना, आरडी का वैल्यू है 0.7। डेंसिटी ऑफ बॉडी हमको निकालना है डी, डेंसिटी ऑफ वाटर बोले फिक्स्ड है, आइदर दिस और दिस, तो कौन सा लेंगे सर, एसआई बोला है तो एसआई मतलब ये लेना पड़ेगा, तो हम यहां लिखेंगे बाय 1000। सो देयरफॉर डी कितना हो गया 700 kg पर मीटर क्यूब। सब बोले सर आपने बोला सर आरडी का डेंसिटी नहीं है, आरडी का तो हमको डेंसिटी नहीं लिखे, हमको क्या निकाल बोला, हमको निकाल बोला है दैट डेंसिटी, सिर्फ डेंसिटी, आरडी नहीं बोला है। तो डेंसिटी यूनिट होता है, डेंसिटी यूनिट कितना है केजी पर मीटर, करेक्ट। अब यहां देखो, अ स्टोन ऑफ मास 30 ग्राम हैज वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे निकालना है फाइंड द आरडी, आरडी निकालना है, हमको आरडी निकालना पड़ेगा। तो आरडी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी भी तो नहीं मालूम है, सो पता नहीं तुम लोग ये मालूम है कि नहीं, लेकिन एक बात बताइए, डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पर मास और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ, सो आई कैन कैलकुलेट माय डेंसिटी एज 30 by 20, that is equals to 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 30 ग्राम दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 30 ग्राम 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको मिल गया डेंसिटी इक्वल्स टू 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो देयरफॉर आई विल राइट आरडी, आरडी इज डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना मिला 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स्ड है, कितना लेंगे सर, इसको ना इसको, तो वहां तुमको क्या दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां भी लेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मींस यहां लिखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों तो कट गया, माय आंसर इज 1.5 by 1, यानी कि सिर्फ 1.5, मींस आरडी इज 1.5, इसका कोई यूनिट नहीं। समझ में आया, मतलब तुमको आरडी दे देगा, डेंसिटी निकालने बोलेगा, या फिर डेंसिटी दे देगा, आरडी निकालने बोलेगा, ऐसा दो तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। द चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पहला ग्रेविटेशन पार्ट और दूसरा फोर्स एंड प्रेशर पार्ट, दोनों ही तुमको पढ़ना है। और तुमको एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो असाइनमेंट हम देंगे, प्लीज हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं सारे असाइनमेंट को बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब चैप्टर है, थोड़ा सा नया है, और इसका कंटिन्यूएशन क्लास 11 तक है। क्लास 11 में भी फिर से तुमको अगर बाई चांस साइंस लेकर पढ़ते हो तो ग्रेविटेशन, फोर्स एंड प्रेशर फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डोंट स्किप इट, डू ऑल द असाइनमेंट्स एंड आस्क मी एनी डाउट इफ अराइजेस। थैंक यू।